नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में से कवि नरेंद्र शर्मा और उनकी कविता का अध्ययन करेंगे। नींद उचट जाती है। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। नरेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई जहां उनका जन्म हुआ और बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 1942 तक जेल में रहना पड़ा। मतलब शुरू से ही जब वो युवा हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे और इस वजह से उन्हें 1940 से 42 तक जेल में रहना पड़ा। 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन आदि। नरेंद्र शर्मा मूलतः गीतकार हैं। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। मतलब उनके गीत केवल काल्पनिक नहीं है, केवल कल्पना की उड़ानें नहीं भरी। उन्होंने अपने गीतों में यथार्थवादी दृष्टिकोण से वे लिखे गए हैं। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं अपनी कविताओं में, अपने गीतों में प्रकृति के सौंदर्य का भी चित्रण उन्होंने किया है। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति मतलब प्रेम में व्याकुल हृदय और प्रकृति के कोमल और सुंदर रूप चित्रित करने में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, फिर उनमें प्रेम की अभिव्यक्ति है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है और अंत तक जाते जाते उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता और दार्शनिकता आ गई है। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। जो ये पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसमें नरेंद्र शर्मा की कविता नींद उचट जाती है दी गई है। बहुत ही सरल कविता है भाषा शैली की दृष्टि से। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी नहीं दिखाई दे रही है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है तथा समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। इस कविता में कवि जो है उनकी रात में नींद उचट जाती है। तो नींद उचट जाने का जो कारण है वो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, कवि होते हैं, जागरूक होते हैं, वे समाज की अवस्थाओं पर, समाज की दशाओं पर भी उन्हें बड़ी ही चिंता होती है और वे चिंतन करते हैं। तो इस मारे उनकी नींद उड़ गई। नींद तो उड़ गई है, लेकिन नींद उड़ गई तो वो वापस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वे समाज की और समाज की जो वर्तमान अवस्था है, स्थितियाँ हैं, उन सब की चिंता में घुल रहे हैं। तो यह जो नींद न आने का जो कारण है वो व्यक्तिगत भी है, व्यक्ति के स्तर पर भी है, जो अंधेरा उनको डरा रहा है वह। और दूसरा है समाज में जो जागृति नहीं हो रही है या समाज अभी तक सोया हुआ है, इस बात का भी अंधेरा उनके हृदय में व्याप्त है। तो कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट माने प्रकाश का द्वार खोलने की बात करता है। कविता पढ़ते हैं हम। नींद उचट जाती है। उचटना माने सोए हुए व्यक्ति की एकदम से नींद उड़ जाती है, खुल जाती है आंखें, पता नहीं क्यों नींद उड़ जाती है, तब हम कहते हैं नींद उचट जाती है। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। कवि महोदय कह रहे हैं कि जब तब कभी भी नींद उचट जाती है, सोते सोते अचानक आंखें खुल जाती है। उचटना माने सोते सोते अचानक आंखें खुल जाना या नींद उड़ जाना।
तो जब तब नींद उचट जाती, कवि महोदय कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बात है, सोते सोते अचानक में हर कभी भी नींद उड़ जाती है, उचट जाती है। लेकिन क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? लेकिन क्या नींद उचट गई तो इससे पूरी रात कट जाती है क्या? मतलब नींद अगर उचट गई है और नींद वापस नहीं आती है तो क्या रात कट जाती है? नहीं, रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नींद उड़ जाती है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती है तो वह रात बहुत ही लंबी प्रतीत होती है और काटे नहीं कटती। यानी जब मनुष्य के मन में कोई चिंता घुस जाती है तो उस चिंता में समय काटे नहीं कटता, समय गुजरता नहीं है और चिंता दूर करने के वो उपाय सोचता रहता है या चिंता के कारणों पर भी सोचता रहता है और इस वजह से उसकी नींद वापस आती ही नहीं है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर, आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, तत्सम शब्दों की भी प्रधानता है कविता में। यूं कविता बहुत सरल भी लग रही है और तत्सम शब्दों से युक्त होकर के थोड़ी गंभीर भी हो रही है। दुःस्वप्न मने बुरे स्वप्न, भयंकर मने बहुत भयभीत कर देने वाले, भयंकर डरावने। चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। तम मने अंधकार और भयावह मने डराने वाला। आती नहीं उषा, उषा मने प्रातःकाल की लालिमा या सुबह का समय, बस केवल आने की आहट आती है। आहट मने किसी के आने का आभास होता है, हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि लगता है कि कुछ आ रहा है, उसे कहते हैं आहट। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि रात को नींद तो उचट जाती है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। फिर नींद लाने की कोशिश करता हूँ और अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नींद लग भी जाती है तो फिर भयंकर स्वप्न देख करके नींद उड़ जाती है। चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, नींद में सपने भी आते रहते हैं। तो बुरे बुरे सपने देख करके, भयंकर सपने देख करके कवि कहते हैं कि मैं चौंक चौंक करके डर करके उठ जाता हूँ, बार बार सपने में चौंक जाता हूँ और डर करके उठ जाता हूँ। पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। व्यक्ति अगर उठ जाता है, नींद उड़ जाती है तो वह सोचता है कि चलो बाहर देख लें, बाहर घूम लें या बाहर टहल लें ताकि वापस नींद आ जाए। लेकिन कवि कह रहा है कि भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर, कि मेरे भीतर जो बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मुझे, जिस वजह से मेरी नींद उड़ी हुई है, लेकिन मैं चाह करके भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर का जो अंधेरा है वह और भी ज़्यादा डरावना है। जब हमारी नींद उड़ती है और हम सोचते रात को बाहर निकलें, लेकिन रात इतनी अंधेरी होती है, इतनी घनी होती है कि उस अंधकार से भी हमें डर लगता है, इसलिए हम न तो सो पाते हैं और न बाहर निकल पाते हैं। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। और रात भर सुबह की प्रतीक्षा में रात बीतती जाती है, उषा होती नहीं है, न तो सुबह होती है, लेकिन बस सुबह होने की आहट ज़रूर लगती रहती है, महसूस होती रहती है कि हाँ अब सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है, लेकिन सुबह नहीं होती। तो यहाँ जो कवि है, नींद उचट जाने का, जो रात में उनकी नींद उचट गई है दुःस्वप्न देखने की वजह से, यह तो एक व्यक्तिगत समस्या हो जाती है या व्यक्तिगत परेशानी हो जाती है, लेकिन इसके बीच इस कविता में यह भाव भी छुपा हुआ है कि समाज की जो स्थितियां ऐसी बनी हुई है, समाज में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, अकर्मण्यता की जो स्थितियां हैं, उस वजह से कवि चिंतित है और इस वजह से भी नींद उड़ जाती है। मतलब जब एक चिंता अंदर समाज की स्थितियों को लेकर के घुस गई है तो अंदर की नींद भी उड़ जाती है। और इस वजह से जब रात की नींद उड़ जाती है तो व्यक्ति कभी खुद के बारे में सोचने लगता है तो कभी समाज की अवस्थाओं के बारे में सोचने लगता है। और जो संवेदनशील और जागरूक होते हैं व्यक्ति, उन्हें वो बातें भी सोने नहीं देती। समाज की जो अवस्थाएं होती है, समाज की जो स्थितियां होती है, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, जो भी हालात होते हैं समाज के घिरे हुए, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी होता है और वह दुख भी उसको निराश करता है और इस वजह से भी वह सो नहीं पाता है। तो इन पंक्तियों में समाज में जो शोषण की, गरीबी की अवस्था है वह उस कवि के मन में या समझदार व्यक्ति के मन में या संवेदनशील व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न करती है और इस वजह से ऐसे व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाते। भाषा जो है तत्सम प्रधान शब्द हैं इसमें। दुःस्वप्न भयंकर, तम, उषा, ये तत्सम शब्द हैं। और लाक्षणिकता है भाषा में, देख देख दुःस्वप्न, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चौंक चौंक उठता हूँ, चौंक चौंक और देख देख दुःस्वप्न में अनुप्रास अलंकार है और देख देख और चौंक चौंक में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ देख देख दुह स्वप्न में द वर्ण की आवृत्ति हो रही है और चौंक चौंक में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और देख देख जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है, देख शब्द दोबारा आया है, चौंक शब्द दोबारा आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। यानी जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार, और जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। और काव्य जो है प्रतीकात्मक है। ये कविता की जो पंक्तियां हैं, कविता के जो भाव है वे प्रतीकात्मक है। रात में कवि की नींद उचटती है और ये प्रतीक है इस बात का कि समाज में ऐसे हालात हैं कि उसकी चिंता की वजह से कवि महोदय को नींद नहीं आ रही है, और नींद उचट जाने के बाद वे वापस समाज के बारे में ही, समाज की अवस्थाओं के बारे में ही सोचने लगते हैं और देखते हैं कि भीतर जो दुस्वप्न है उससे भी ज़्यादा अंधकार बाहर है, समाज में है, और आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है कि कब ये समय, कब ये चिंताजनक स्थितियाँ खत्म होगी, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कब सवेरा होगा, कब व्यक्ति जागेगा, कब समाज जागेगा, और जो भ्रष्टाचार है उसका अंत होगा, गरीबी का अंत होगा, अव्यवस्थाओं का अंत होगा। इसकी कोई उम्मीद या कल्पना अभी तक कवि को नज़र नहीं आ रही है कि कोई उसके मन में विचार या आइडिया नहीं आ पा रहा है कि ये कब समाप्त होगा, ये अंधकार, जो निराशा या दुख का अंधकार है वह कब खत्म होगा। समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। देख अंधेरा नयन दूखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, भीत भावना भोर सुनहली, नयनों के न निकट लाती है। देख अंधेरा नयन दूखते, नयन मने नेत्र, आंखें, दूखते मने दर्द होने लगता है, दुखने लगते, दुश्चिंता मने वही बुरी चिंताएं, प्राण सूखते, प्राण सूखना मने जान निकल जाना, सन्नाटा गहरा हो जाता, सन्नाटा मने खामोशी, श्वान मने कुत्ते, श्रृगाल मने भेड़िए या सियार, भीत भावना, भीत डरी हुई भावना, भोर सुनहली, भोर मने सुबह, सुनहली मने सुनहरी, नयनों के न निकट लाती है, नयन मने वही नेत्र। देख अंधेरा नयन दुखते, जब नींद उड़ जाती है और रात का अंधेरा दिखाई देता है तो नींद तो वापस आती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है नींद का आना, और जब चिंता मन में व्याप्त है तो नींद नहीं ही आएगी। तो ऐसे में जब आंखों से कभी इधर उधर देखता रहता है, या कोई भी व्यक्ति जिसकी नींद उड़ जाए वो आंखें झपकाता हुआ, पलक झपकाता हुआ अंधकार की ओर देखता है, तो उस अंधेरे को देखते देखते उसके नेत्र दुखने लग जाते हैं, आंखों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। और दुश्चिंता में प्राण सूखते, नींद नहीं आती है तो डर भी लगता है और चिंता भी होती है, तो उस बुरी बुरी चिंताओं में और डर में प्राण सूखते हैं, जान निकलती है, क्योंकि अंधकार बड़ा ही डरावना होता है, एकदम खामोशी चारों तरफ फैली हुई होती है, नींद नहीं आ रही होती है और अंदर कोई चिंता घुस जाए तो सभी तरह के हालात मिल करके और ज़्यादा प्राणों को सुखा देते हैं, डरा देते हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता, सन्नाटा मने खामोशी और गहरी होती जाती है रात बढ़ने के साथ साथ, जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, और जब तब कुत्ते भौंकने लगते हैं, और आसपास अगर जंगली एरिया हो तो वहाँ जो सियार या भेड़िए होते हैं वे भी आवाज़ करने लगते हैं, इस वजह से डर और बढ़ता जाता है। भीत भावना भोर सुनहली, नयनों के न निकट लाती है, और जो हृदय में जो डर की भावनाएं होती है इतनी भयंकर हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि भोर सुनहली, कि सुबह होगी, सुबह हो सकती है, सुनहरी सुबह होगी, लेकिन वह नेत्रों के निकट नहीं आ पाती है। मतलब मन इतना डर जाता है कि कोई आशा की किरण हृदय में जाग ही नहीं पाती। डर जब हमारा बहुत बढ़ जाता है तो कोई आशा भी बंधा है तो भी हमारे मन में आशा नहीं जागती, और हमें लगता है कि ये सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे नींद नहीं ही आएगी, या समाज के जो हालात है वे कभी बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए उसके मन में सुनहरी आशा की किरण नहीं पैदा होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? तत्सम शब्द है इसमें भी, नयन, दुश्चिंता, प्राण, श्वान, श्रृगाल, भीत, भोर। ठीक है, तो इन तत्सम शब्दों से काव्य का सौंदर्य और बढ़ गया है, काव्य का आकर्षण और बढ़ गया है। भाषा तत्सम प्रधान है, प्रतीकात्मक शैली है, प्राण सूखना जो मुहावरा है, इससे भाषा की लाक्षणिकता बहुत ही बढ़ गई है। और जब जब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भीत भावना भोर सुनहली, भीत भावना भोर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और पूरे छंद में पद्यांश में निराशा का भाव है।
कवि चिंतित है, परेशान है, निराश है, नींद उड़ चुकी है और समाज के हालातों से, समाज की अवस्थाओं से वह बहुत ही चिंतित हो रहा है और वह चाहता है कि सुबह हो, लेकिन मन में निराशा इतनी व्याप्त हो गई है कि सुबह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सुबह जब होगी जब हम लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी, हम अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे, ईमानदार होंगे, मेहनती होंगे, तब जाकर के हमारे समाज की दशा बदलेगी और जिस आशा की और जिस सुबह की कवि आशा कर रहा है वह सवेरा तभी आएगा। ठीक है, आगे चलें। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, उस करवट अकुलाहट थी पर, नींद न इस करवट आती है। गहरी निद्रा माने गहरी नींद में, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, अकुलाहट माने बेचैनी, करवट। तो अब कवि महोदय आगे कह रहे हैं कि मन होता है फिर सो जाऊं, मन इतना निराश हो गया है, इतना डर रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अगर थोड़ी सी आंख लगती है तो सपने आने लगते हैं और उन सपनों के मारे वापस नींद उड़ जाती है, सुबह होती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए कवि कहता है कि ऐसा मन होता है कि मैं फिर सो जाऊँ, कोशिश करूँ कि मुझे वापस नींद आ जाए और गहरी निद्रा में मैं खो जाऊँ। गहरी नींद में खोने से क्या होगा, ये चिंताएँ मिट जाएगी, चाहे व्यक्तिगत चिंता है, चाहे समाज की चिंता है, जो भी परेशानियाँ हैं, जिस तरह की जिन भी बातों से दुख और निराशा का भाव हृदय में समा रहा है, वे सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि नींद में तो व्यक्ति का दिमाग आराम करता है और सारे सोच विचार बंद हो जाते हैं। तो कवि चाह रहा है कि मन होता है फिर सो जाऊं और गहरी निद्रा में खो जाऊं। काश मुझे इतनी गहरी नींद आ जाए कि जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। जब तक धरती पर रात रहे, जब तक धरती पर निराशा का अंधकार रहे, दुख रहे, पीड़ा रहे, तब तक मैं चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। मैं चेतन हूं जो मैं अचेतन हो जाऊं। ऐसा आपने भी कभी कभी जीवन में महसूस किया होगा कि जब हमारी तकलीफ बढ़ जाती है या कभी बहुत दुखी होते हैं तो ऐसा मन करता है कि हम मर जाएं, क्योंकि मर जाने से दुख और चिंता सारी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ चेतन से जड़ होने की प्रक्रिया भी वही है कि जो मैं जाग रहा हूँ, मैं सो जाऊँ, बहुत गहरी नींद में सो जाऊँ और मेरी चेतनता समाप्त हो जाए और मैं जड़ हो जाऊँ, निर्जीव हो जाऊँ, ताकि जब तक रात रहे धरती पर, जब तक धरती पर यह निराशाजनक वातावरण रहे, यह दुख वाला वातावरण रहे जो मेरे मन को दुखी करता है, जिसका मैं समाधान नहीं खोज पाता, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मैं चेतन से जड़ हो जाऊं, ताकि जब तक इस धरती पर रात रहे या अंधकार रहे तब तक मुझे उसकी अनुभूति न हो और मैं जड़ होकर के ही रहूं। और जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारे दुख नष्ट हो जाएं, सारी गरीबी नष्ट हो जाए, अव्यवस्था नष्ट हो जाए, तो मैं वापस चेतन हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर, नींद न इस करवट आती है। उस करवट में बेचैनी होती कि मैं इस करवट सो रहा हूं तो नींद नहीं आती, लेकिन उस करवट बदलता हूं तो भी नींद नहीं आती है। ठीक है, आगे चलें। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी मन को, आस रात भर भटकाती है। इन पंक्तियों में भी, ऊपर की जो पंक्तियां उनमें भी निद्रा, चेतन, जड़ आदि तत्सम शब्द हैं। ठीक है, करवट नहीं बदलता है तम, तम मने अंधकार, करवट बदलना मने पहलू बदलना, इधर से उधर की तरफ अपना करवट बदलना या पहलू बदलना। मन उतावलेपन में अक्षम, उतावलापन मतलब बहुत जल्दी है, मन उतावला है, बेचैन है। अक्षम मने क्षमता नहीं होना, समर्थ नहीं होना। जगते अपलक नयन बावले, अपलक मने बिना पलक झपकाए, नयन न मने नेत्र आँखें, बावले मने पागल हो गए हैं जो, या पगला गए हैं। थिर न पुतलियाँ, थिर मने स्थिर, पुतलियाँ आँखों की पुतलियाँ, निमिष मने क्षण, पल, थम गए, सांस आस में अटकी, आस मने आशा, मन को आस रात भर भटकाती है। कवि महोदय कह रहे हैं कि मैं करवट बदलता हूँ, लेकिन ये अंधकार जो है वह करवट नहीं बदलता। अंधकार करवट नहीं बदलता, मतलब अंधकार करवट बदल दे तो उजाला हो जाए, लेकिन अंधकार जो है वो छाया हुआ है, वह परिवर्तित होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि अंधकार उजाले में बदल जाए, मेरी निराशा आशा में बदल जाए, समाज की व्यवस्थाएं सुधर जाएं। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मन उतावलेपन में अक्षम, और मेरा मन उतावला हुआ जा रहा, मेरा मन बावला हुए जा रहा है कि जल्दी से ये स्थितियाँ समाप्त हो जाए, और इस उतावलेपन में मैं और अक्षम हो जाता हूँ, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता हूँ। जगते अपलक नयन बावले, ये नेत्र जो है, मेरी आंखें जो हैं बावली हो रही है और अपलक जाग रही है, पलक झपकाए बगैर मेरी आंखें
जाग ही रही है, वह सो ही नहीं रही है, उसे नींद नहीं आ रही है और पलकें भी नहीं झपका रही है। फिर न पुतलियाँ, न मेरी पुतलियाँ स्थिर हो रही है, निमिष गए थम, समय थम गया है, रात थम गई है, लेकिन न तो मेरी पुतलियाँ स्थिर हो रही है, न मुझे नींद आ रही है। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है, और मेरी सांसें इस आशा में अटकी हुई है कि सुबह होगी, कभी तो सुबह होगी, आशा की किरण आएगी। और मेरे मन को यही आशा रात भर भटकाती है, मतलब रात भर मेरा मन भटकता रहता है, मेरा दिल और दिमाग चिंता में रहता है और सोचता रहता है कि कब इस अंधकार से उजाले की तरफ यह समाज, यह देश जाएगा, और कब मेरी चिंता मिटेगी, कब मेरा दुख खत्म होगा। ठीक है। यहाँ पर भी तत्सम शब्द है, तम, ऐक्षम, निमिष, है ना, और करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, मैं वर्ण की, न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आगे चलें। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। जागृति मने चेतना, जागना, अनिद्रा मने नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा। नहीं गई भव निशा अंधेरी, भव मने संसार, निशा संसार की निशा, अंधकार केंद्रित धरती पर, अंधकार केंद्रित है धरती पर छाया हुआ है, धरती के केंद्र में अंधकार ही है। देती रही ज्योति मने प्रकाश, चक फेरी मने चक्कर लगा रही है या अंधकार का फेरा लगा रही है। अंतर नयनों के आगे से, अंतर नयन मने भीतर के नयन, चेतना के नयन, हृदय के नयन, आत्मा के नयन। शिला न तम की हट पाती है, शिला मने चट्टान, तम मने अंधेरा। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, कवि महोदय कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात करें कि अनिद्रा, मेरी जो ये नींद उड़ गई है इसे मेरी जागृति मत समझना, मतलब मेरी नींद उड़ गई है। अनिद्रा एक ऐसी परेशानी होती है जब व्यक्ति को नींद आती ही नहीं, तो मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन इसे मेरी जागृति मत समझना। नींद ना आना और चेतना होना, इन दोनों में फर्क होता है। नींद ना आना आंखों की नींद है, और जागृति होती है हृदय से संबंधित स्थिति, दिल और दिमाग जागते हैं। दिल और दिमाग में जब चेतना आ जाती है, दिल और दिमाग जब जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति, तो वह कहलाती है जागृति। समाज में अगर हम गुलाम हैं तो उस गुलामी को मिटाने की चेतना हमारे भीतर हो, अगर हम गरीब हैं तो उस गरीबी को मिटाने की चेतना हमारे भीतर हो, अगर समाज में शोषण है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उन सबको खत्म करने के लिए जो हमारे हृदय में भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, हमारे इरादे होते हैं, वह कहलाती है चेतना या जागृति। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि मेरी नींद उड़ी हुई है, इसे जागृति मत समझना। नहीं गई भव निशा अंधेरी, और संसार की जो ये अंधेरी निराशा रूपी रात्रि है वह भी अभी तक नहीं गई। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंधकार ही धरती पर छाया हुआ है, चारों ओर अंधकार धरती पर फैला हुआ है, और आशा बाहर से या दूर से ही चक्कर लगा रही है। जैसे आशा मने ज्योति जो है प्रकाश है, वह चक्कर लगा रहा है इस अंधकार के इर्द गिर्द, लेकिन इस अंधकार को भेद नहीं पा रहा है, वह केवल चक्कर लगा के रह जाती है ज्योति या आशा रूपी ज्योति, लेकिन ये जो निराशा का अंधकार है वह धरती से हट नहीं रहा है। अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है, मतलब इस निराशा का, अव्यवस्था का, शोषण का और भ्रष्टाचार का जो अंधकार है वह इतना गहरा है कि चेतना पैदा ही नहीं हो रही है किसी में भी, और हमारे हृदय के नेत्रों के आगे से ये अंधकार की शिला हट नहीं पाती है। अंधकार इतना गहन है और इतना मजबूत है, एक चट्टान की तरह, कि हमारे नयनों के आगे से अंधेरे की चट्टान हट ही नहीं पाती है। मतलब कवि अंत तक निराश है, नींद उड़ गई है, नींद नहीं आ रही है, और उसे आशा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए पूरी कविता में निराशा के और हताशा के भाव हैं, है ना। तत्सम शब्द है जागृति, अनिद्रा, भव निशा, अंधकार, केंद्रित, ज्योति, अंतर्नयन, शिला, तम। तो इन तत्सम शब्दों के प्रयोग से जो काव्य की भाषा शैली में बहुत ही सुंदर हो गई है, लाक्षणिक हो गई है। करो तो कवि ने जो समाज में जो निराशा व्याप्त है, जो अव्यवस्था व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जिस भी वजह से वह दुखी है, उन सब को उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर व्यक्त किया है, बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है। आशा का प्रकाश मतलब अभी तक दूर है, आशा की कोई किरण कवि को दिखाई नहीं दे रही है। तत्सम प्रधान भाषा है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक शैली है, और
करवट बदलना जो जगह जगह आया है, तो करवट बदलना भी मुहावरा है और जिससे भाषा की लाक्षणिकता में प्रगति हुई है। चक फेरी शब्द देशज शब्द स्थानीय शब्द है। ठीक है, कविता आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर हम फिर बाद में करेंगे। तो इस कविता के द्वारा कवि ने अपनी नींद उड़ जाने के कारण को बताया कि समाज में जो निराशा, जो अव्यवस्था व्याप्त है, उस वजह से कवि की नींद उड़ी हुई है। वह सबको जागने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन जब समाज के सभी व्यक्ति अपना दिल और दिमाग बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपनी अकर्मण्यता से और भ्रष्टाचार से हम जब बाहर आएंगे, तभी समाज की दशा सुधरेगी, तभी समाज का अंधकार दूर होगा और सब चैन की नींद सो पाएंगे। तो जब तक संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति हैं, वे समाज की ऐसी दशाओं को देख करके वे नहीं सो सकते। वे तभी सो पाएंगे जब समाज की दशा सुधरेगी। तो कविता का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।